अभी जो हमने काम करना है इस लेक्चर के अंदर, basically we need to talk about internally contracting clutches and brakes, which are very similar to what we have talked about already. Internally expanding किस बहुत similar होती हैं, इनफैक्ट फॉर्मूले वगैरह भी सारे सेम यूज हो रहे होंगे. क्विकली इसकी मैथ्स को रिवाइज करेंगे कि सेम मैथ्स अप्लाई हो रही है. विल जस्ट सी द रिजल्ट्स ऑफ द रिलेशनशिप्स ऑफ मोमेंट्स की और टॉर्क की, और वो सारी रिलेशनशिप्स हम देख लेंगे. उसके बाद हम लोग दो न्यूमेरिकल्स आज देखेंगे. एक एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्टिंग शू का होगा और एक इंटरनली एक्सपेंडिंग शू का होगा. ठीक है, तो दिस इज द आइडिया फॉर टुडे. तो स्टार्टिंग ऑफ, तो व्हाट वी हैव इज, जो आपके पास एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्टिंग शू होते हैं, इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है? इसमें डिफरेंस ये आ रहा है कि देयर इज स्टिल अ पिन हियर, देयर इज स्टिल एन एक्चुएटिंग फोर्स, but instead of the shoe pushing on the drum from the inside, now it is pushing on the drum from the outside. ठीक है, सिर्फ ये फर्क आ रहा है. क्योंकि बाहर से पुश कर रहे हैं तो नॉर्मल जो रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई. नॉर्मल रिएक्शन पहले जब आप अंदर से पुश कर रहे थे तो नॉर्मल रिएक्शन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, अब नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड एक्ट कर रहा है. फ्रिक्शन की डायरेक्शन सेम है, बिकॉज अगर आपका ड्रम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो शू के ऊपर फ्रिक्शन इन द सेम सेंस ऑफ रोटेशन होती है, और ड्रम के ऊपर जो फ्रिक्शन है दैट विल बी ऑपोजिट. ठीक है, ऑपोजिट आ जाएगी, अपवर्ड टू द लेफ्ट आएगी, और शू के ऊपर फ्रिक्शन जो है तो डाउनवर्ड टू द राइट. ठीक है, ये जो डायरेक्शन शो होती है. एक्चुएटिंग फोर्स आ गई, रिएक्शंस आ गए, एवरीथिंग इज सेम. प्रेशर की रिलेशनशिप सेम यूज होगी इसके अंदर, जो हमने पीछे ये हमने डिराइव भी करके देखी थी कि कैसे आ रही है. उसके बाद हमारे पास जो मोमेंट के फॉर्मूले हैं वो भी सेम रहेंगे. ये भी हमने देखा हुआ है कि कैसे आते हैं. आपके पास डिफरेंशियल मोमेंट्स, किसी भी कोई भी एक डिफरेंशियल मोमेंट ले लें, लेट्स से dn ले लें, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिन वो निकाल के, एंड वी टेक द इंटीग्रल ऑफ दैट एंटायर थिंग ऑन द शू. तो शू स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम एन एंगल θ1 और θ2 के ऊपर एंड हो रहा है, तो θ1 से लेके θ2 तक हमने इंटीग्रल की लिया हुआ है. सही है, तो हमारे पास mf और mn की रिलेशनशिप भी सेम है जो कि हमारे पास इंटरनली एक्सपेंडिंग शू की आ रही है. हमारे पास जो मोमेंट की इक्वेशन है दैट इज आल्सो रिटन इन द सेम वे. इसमें थोड़ी सी चीज चेंज हो रही है, वो ये हो रही है कि हमारे पास जब इंटरनली एक्सपेंडिंग शू था उस केस में जब हम क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन ले रहे थे, हमारे पास चूंकि नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन चेंज थी, तो हमारे पास जो सेल्फ लॉकिंग कंडीशन थी वो क्लॉकवाइज रोटेशन में निकल के आ रही. सही है, इस केस में उसका उल्टा हो जाएगा. तो लेट्स सी कि वो कैसे कंडीशन चेक कर. सेल्फ लॉकिंग की कंडीशन अगर आपने सिर्फ फिगर से चेक करनी है, उसका तरीकेकार ये होगा कि यू विल नीड टू चेक कि जो आपके पास नॉर्मल फोर्स है और फ्रिक्शन फोर्स है, इनके मोमेंट्स जो बनेंगे अबाउट द पिन, उनकी सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्या होगी. बेसिकली दोनों की सेंस ऑफ रोटेशन सेम है कि ऑपोजिट है, ये चेक कर. ठीक है, तो अगर आपकी ये पिन ए है, इस पे नॉर्मल फोर्स की जो सेंस ऑफ रोटेशन बनेगी दैट इज गोइंग टू बी क्लॉकवाइज. सही है, क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन. फ्रिक्शन फोर्स की सेंस ऑफ रोटेशन भी क्लॉकवाइज सेम है. सेम सेंस ऑफ रोटेशन जब होती है तो सेल्फ लॉकिंग पॉसिबल नहीं होती, बिकॉज आपके पास दोनों सेम सेंस ऑफ रोटेशन है. माइनस माइनस आ गया, दोनों में क्लॉकवाइज है, दोनों को नेगेटिव ले लिया. एक्चुएटिंग फोर्स की सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, इसको पॉजिटिव ले लिया. ठीक है, दिस शुड बी कैपिटल एफ, ये मैंने स्मॉल लिख दिया गलती से, दिस शुड बी कैपिटल एफ. दिस गिव्स अस एफ इक्वल्स टू mf प्लस mn अपॉन c. प्लस आ रहा है तो इस केस में सेल्फ लॉकिंग पॉसिबल नहीं. ठीक है, जो ये वाली कंडीशन होती है जिसमें सेल्फ लॉकिंग पॉसिबल होती है वो कब आती है? जब आपके पास इनकी सेंस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाए. तो अगर मैं रोटेशन की सेंस चेंज कर दूंगा, मेरी फ्रिक्शन की सेंस भी चेंज हो जाएगी. तो फ्रिक्शन की जब सेंस चेंज होगी तो नॉर्मल फोर्स का मोमेंट तो क्लॉकवाइज रहेगा, बट फ्रिक्शन का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरे पास जो मोमेंट का इक्विलिब्रियम है उसमें mf प्लस हो जाएगा और mn माइनस ही रहेगा. और जब मैं इससे f निकालने की कोशिश करूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट mn माइनस mf अपॉन c. तो इस पर्टिकुलर केस में व्हाट इज चेंजिंग इज कि हमारे पास क्लॉकवाइज के केस में सेल्फ लॉकिंग नहीं हो रही, बल्कि एंटी क्लॉकवाइज के केस में सेल्फ लॉकिंग हो रही है, विच इज ऑपोजिट टू द केस ऑफ इंटरनली एक्सपेंडिंग शूज. ठीक है, उससे ऑपोजिट है, बट आइडिया सेम है.
कि आपको ये चेक करना है, आपको ये याद नहीं करना कि क्लॉकवाइज होती है कि एंटी क्लॉकवाइज होती है, ये नहीं याद कर सकते आप, बिकॉज अगर मैं ये सेम शू डिफरेंट जगह पे बना दूंगा तो चीज चेंज हो सकती है। तो आपको हर दफा शू के लिए ये चेक करना है कि नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स की सेंस ऑफ रोटेशन सेम है कि नहीं है। अगर सेम है तो सेल्फ लॉकिंग पॉसिबल नहीं है, अगर ऑपोजिट है जैसे कि इस केस में हो रहा है देन सेल्फ लॉकिंग पॉसिबल। जो सेल्फ लॉकिंग वाला केस होता है उसको सेल्फ एनर्जाइजिंग केस भी कहते हैं। सेल्फ एनर्जाइजिंग इसलिए कहते हैं बिकॉज द ब्रेक कैन स्टे अप्लाइड ऑन इट्स ओन, ठीक है, तो उसको हम सेल्फ एनर्जाइजिंग कहते हैं। और जो दूसरा वाला केस है वो वी कैन कॉल इट नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग, बुक में लिखा हुआ नहीं है बट सिंस वन इज सेल्फ एनर्जाइजिंग आई कॉल द अदर वन नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग, ठीक है। तो दो केसेस आपके बन जाते हैं। अगर आपके पास सेम सेंस ऑफ रोटेशन है तो नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग है, ऑपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन है तो सेल्फ एनर्जाइजिंग। रिएक्शन के मोमेंट्स, जो रिएक्शन के फॉर्मूला हैं ये भी बिल्कुल सिमिलर हैं इंटरनली एक्सपेंडिंग शू से। द ओनली डिफरेंस इज के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के फॉर्मूले चेंज हो गए। अगेन आपने ये नहीं देखना कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के क्या फॉर्मूले है, आपने ये देखना है कि एनर्जाइजिंग और सेल्फ एनर्जाइजिंग और नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग के क्या फॉर्मूले, ये सेम रहेंगे दोनों के लिए। तो जो उधर नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग का फॉर्मूला था वो इधर भी नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग का फॉर्मूला है। तो उधर नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग वाज एंटी क्लॉकवाइज, सेम थिंग इज ट्रू हियर फॉर क्लॉकवाइज बिकॉज दिस इज नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग। जो उधर एनर्जाइजिंग सेल्फ एनर्जाइजिंग का फॉर्मूला था वो इधर काउंटर क्लॉकवाइज का बन गया, ठीक है। तो नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग और सेल्फ एनर्जाइजिंग के फॉर्मूले रिमेन द सेम, ठीक। बट फॉर योर रेफरेंस द फॉर्मूलाज आर आल्सो रिटन हियर, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज आर ओनली ट्रू फॉर दिस केस, वरना आपको सेल्फ एनर्जाइजिंग और नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग वाली कंडीशन से इसको मैप कराना पड़ेगा। तो फॉर दिस स्लाइड दिस इज द केस ऑफ नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग एंड दिस इज द केस ऑफ सेल्फ एनर्जाइजिंग, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी कि आपने हमेशा ये कंडीशन चेक करनी है कि कौन सा शू सेल्फ एनर्जाइजिंग है या नहीं है, उसके हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करें। जो आपके पास ब्रेकिंग टॉर्क है उसका फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है जो कि इंटरनली एक्सपेंडिंग शू वाला था। आपके पास फ्रिक्शन फोर्स है एफ डी एन, उसको आर से मल्टीप्लाई करके थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक इंटीग्रेट करा दें, यू गेट टी, बेसिकली दिस इज द ब्रेकिंग टॉर्क, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे इंटीग्रेट करके ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इस फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपके पास इंटरनली कॉन्ट्रैक्टिंग शू है, इंटरनली एक्सपेंडिंग शू है कि एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्टिंग शू है, सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है दोनों केसेस, राइट। तो अभी व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू अप्लाई ऑल ऑफ दिस टू अ न्यूमेरिकल ताकि ये चीज रीइंफोर्स हो जाए। तो न्यूमेरिकल इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बहुत आसान से न्यूमेरिकल है, सिर्फ एक ब्रेक शू है इसके अंदर, शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट। हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ हैंड ब्रेक है, ठीक है, विच इज बीइंग अप्लाइड ऑन अ ड्रम। ड्रम की रोटेशन इन्होंने क्लॉकवाइज दी हुई है और यहाँ पे पिंड है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है। क्वेश्चन ये स्टेट कर रहा है कि आपके पास फेस विड्थ जो है वो 1.25 इंचेस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25 है, एक्चुएटिंग फोर्स 90 पाउंड्स है, हमें मैक्सिमम प्रेशर निकालना है और ब्रेकिंग टॉर्क निकालना है। तो हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है ऑलरेडी, बी गिवन है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट स्मॉल एफ गिवन है, कैपिटल एफ विच इज द एक्चुएटिंग फोर्स वो भी गिवन है, मैक्सिमम प्रेशर विच इज पी ए वो निकालना है और ब्रेकिंग टॉर्क कैपिटल टी ये निकालना है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज, सबसे पहला काम ये करना पड़ता है कि आपको उसके साथ एक एक्सिस सिस्टम अटैच करना पड़ता है, ठीक है। उस एक्सिस सिस्टम के कुछ रिमेनिंग पैरामीटर्स हैं थीटा 1 थीटा 2 थीटा ए वो निकालने पड़ेंगे, ठीक है। ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो शू का केस है ये एनर्जी सेल्फ एनर्जाइजिंग है या नहीं है, ठीक है। ऑल ऑफ दिस वी नीड टू डू। तो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज यू नीड टू अटैच एन एक्सिस सिस्टम टू दिस प्रॉब्लम, और उसकी हमने बात की हुई है कि ये कैसे होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स एक्सिस ऐसे बनाना पड़ेगा कि वो सेंटर पे आपके एक्सिस सिस्टम का ओरिजिन हो ड्रम के सेंटर पे, और एक्स एक्सिस पास हो आपके पिन के थ्रू, सही है, और y एक्सिस विल बी ड्रॉन ऑन द साइड ऑफ द शू। तो x एक्सिस आपका पिन के थ्रू पास हो रहा है और y एक्सिस शू की साइड पे बनेगा। अगर आपका शू नीचे की तरफ होता है तो आपका y एक्सिस नीचे की तरफ बन जाए, ठीक है। तो
दिस इज योर एक्सिस सिस्टम, दिस इज अ लेफ्ट हैंडेड एक्सिस सिस्टम। आपका लेफ्ट हैंड की फिंगर्स अगर एक्स और वाई से कर्ल करेंगे आप, तो एक्स से वाई की तरफ आपकी फिंगर्स लेफ्ट हैंड की कर्ल होंगी, तो दिस इज अ लेफ्ट हैंडेड एक्सिस सिस्टम। बट दैट इज नॉट एन इशू हेयर, आपके फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे सारे। ये इंश्योर करना होता है कि आपका एक्सिस सिस्टम में एक्स एक्सिस पिन से पास हो और वाई एक्सिस शू की तरफ बने। ये बन गया। अगला काम हमें ये करना है, हमें थीटा वन थीटा टू निकालना है। थीटा वन क्या होता है, शू के स्टार्ट से लेके एक्स एक्सिस तक का एंगल थीटा वन है, और एक्स एक्सिस से लेके शू के एंड तक का जो एंगल है दैट इज थीटा टू। तो ये जो ब्लैक लाइन पीछे शो हो रही है, दिस इज फ्रॉम हेयर टू द एक्स एक्सिस इज थीटा वन, और ये वाली जो ब्लैक लाइन पीछे शो हो रही है फ्रॉम हेयर टू द एक्स एक्सिस इज थीटा टू। अब ये निकालना है, कैसे निकालेंगे? हमारे पास, हमें पता क्या क्या है, हमें ये थीटा वन निकालना है, और थीटा टू इज फ्रॉम द एक्स एक्सिस टू द एंड ऑफ द शू, ब्लैक लाइन तक। हमें कुछ एंगल्स उन्होंने ऑलरेडी गिवन है, हमें एंगल उन्होंने कौन कौन से बताए हुए, लेट्स क्लियर दिस अप। हमें उन्होंने एंगल बताए हुए हैं, हॉरिजॉन्टल से लेके शू के एंड तक का जो एंगल है दैट इज 45 डिग्रीज, और शू के स्टार्ट से लेके एंड तक का एंगल इज 90 डिग्रीज। तो ये वाला एंगल कितना बच जाएगा? दिस विल आल्सो बी 45 डिग्रीज बिकॉज 90 प्लस 45 इज 135। 180 में से 135 माइनस करा दिया आपने, तो दिस एंगल हेयर हॉरिजॉन्टल से जो शू के स्टार्ट का एंगल आ रहा है दैट इज 45 डिग्रीज। लेट्स ओपन इट अगेन। अब हमारे पास एक्स एक्सिस का जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है दैट इज, वी आर कॉलिंग इट थीटा, एंड वी कैन फाइंड इट आउट बिकॉज ये हाइट हमें पता है दिस इज 6 और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 8। तो मेरे पास यहाँ पे जो ट्राइंगल फॉर्म होगा एक्स एक्सिस का फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस, इसकी बेस इज 8 और इसकी हाइट इज 6। तो दिस थीटा बिकम्स टेंजेंट इनवर्स 6/8। तो मैं थीटा वन निकाल सकता हूं एज 45 डिग्रीज माइनस थीटा। तो 45 डिग्रीज मेरा पूरा एंगल है हॉरिजॉन्टल से लेके शू के स्टार्ट तक का, उसमें से मैंने एक्स एक्सिस तक का एंगल माइनस करा दिया, आई एंड अप विद थीटा वन। थीटा वन में मैंने शू के स्टार्ट से लेके एंड तक का एंगल ऐड करा दिया, 90 डिग्रीज ऐड करा दिया थीटा वन में। तो थीटा वन प्लस 90 डिग्रीज आई एंड अप विद द थीटा टू एंगल। तो theta 1 came out to be 8.13 and theta 2 came out to be 98.13. एक और चीज रिक्वायर्ड होती है which is the radial distance of the pin from the center of the drum. This is again directly available. 8 horizontal distance है, 6 vertical distance है, 8 square plus 6 square under root becomes 10 inches. ठीक है, तो इस पॉइंट पे आके हमें सारी चीजें पता चल गई। Everything we need to actually solve this problem we know. दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। इससे आपका सवाल सही या गलत होगा मेनली कि आपने थीटा सही निकाले हैं, आपने पैरामीटर सही आइडेंटिफाई कर लिए हैं, आपने एक और चीज भी चेक करनी है कि आपका शू सेल्फ एनर्जाइजिंग है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स ड्रॉ करने पड़ते हैं। नॉर्मल फोर्स इज जस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, शू के सरफेस पे, और जो फ्रिक्शन फोर्स है that is in the same sense of rotation as the drum। जो ड्रम की सेंस ऑफ रोटेशन आ रही है उसकी सेंस में फ्रिक्शन ड्रॉ होगी। तो क्योंकि क्लॉकवाइज है तो फ्रिक्शन भी इसी सेंस में ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब हमें चेक करना है कि अबाउट दिस पिन आर दीज टू फोर्सेस कॉजिंग द सेम रोटेशन सेंस और नॉट। तो नॉर्मल फोर्स की सेंस ऑफ रोटेशन जो है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, और फ्रिक्शन फोर्स की जो सेंस ऑफ रोटेशन है दैट इज क्लॉकवाइज। नॉर्मल की एंटी क्लॉकवाइज है, फ्रिक्शन की क्लॉकवाइज। तो नॉर्मल के एंटी क्लॉकवाइज कैसे हुई? नॉर्मल की एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हुई कि हमारे पास दिस इज द फोर्स, और इसी फोर्स को अगर मैं पिन के अबाउट रोटेट करने की कोशिश करूंगा इसकी ये सेंस बनेगी ना, बिकॉज फ्रिक्शन की जो नॉर्मल फोर्स की एरो अपवर्ड है ना, तो अगर इस सेंटर के अबाउट में रोटेट करना चाह रहा हूँ तो दिस इज गोइंग टू ट्राई एंड रोटेट लाइक दिस। इसकी सेंस से चेक करें ना कि अपवर्ड एरो है राइट साइड पे, तो अगर इस सेंटर के अबाउट ये एरो की डायरेक्शन को आप रोटेट कराएं तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लगती? फ्रिक्शन है, नॉर्मल फोर्स की बात कर रहा हूँ, दिस इज द नॉर्मल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन का जो बनेगा, फ्रिक्शन का ये वाला बनेगा।
ठीक है, दिस इज फॉर द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की सेंस बन रही है क्लॉकवाइज। फ्रिक्शन आप क्या कह रहे हैं, आपका क्वेश्चन आप रिपीट करें, वाज दिस योर क्वेश्चन या फ्रिक्शन की ओवरऑल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं सर? सर मैं कह रहा था फ्रिक्शन यूजुअली अपोजिट डायरेक्शन में लगती है ना वो। ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लग रही है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी ड्रम के ऊपर, बिकॉज ड्रम रोटेट कर रहा है ना। देखें, चीज चेक करनी होती है, रिलेटिव मोशन चेक करना होता है। तो अगर मैं फिर से एक एग्जांपल हमने पहले देखी थी कि हम एक अगर सिंपल ब्लॉक ले लें, इट इज मूविंग लाइक दिस, ठीक है, इसकी फ्रिक्शन जो होगी ऑन, अगर मैं इस पे एक फोर्स लगा रहा हूँ बेसिकली एफ ऐसे, ठीक है, तो द फोर्स एफ इज एक्टिंग लाइक दिस, एक नॉर्मल फोर्स ऐसे एक्ट कर रही है और फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस, ठीक है, ऑपोजिट एक्ट कर। बट because this thing is moving in this direction relative to the ground, but अगर मैं ground को देखूंगा, ground इस direction में move कर रहा है relative to the block, relative to the block the ground is moving in this direction, this is the velocity of the ground relative to the block। अगर मैं ब्लॉक के ऊपर अपना एक्सिस सिस्टम ड्रॉ कर दूं तो ग्राउंड पीछे की तरफ मूव कर रहा है, तो ग्राउंड के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही होगी दैट इज गोइंग टू बी ऑपोजिट टू व्हाट वाज एक्टिंग ऑन दी ब्लॉक, ठीक है, बिकॉज ये दोनों चीजें जब कंबाइन होंगी, अगर आप ब्लॉक को ग्राउंड के ऊपर रखेंगे, फ्रिक्शन इज एक्चुअली एन इंटरनल फोर्स टू द सिस्टम, फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स है, तो इट इज गोइंग टू कैंसिल आउट व्हेन यू combine the two parts of the system together, it is going to cancel out. This is similar to what you do in beams। तो अगर आप एक बीम लेते हैं और आप इसको सेक्शन कर देते हैं 20 से, तो दोनों सेक्शन के ऊपर जो shear force होती है that is in opposite direction because this is an internal force। When you combine these two parts together, the internal force should cancel each other out, ठीक है, ये जो दोनों internal forces हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। Same thing is true for the friction. Friction is an internal force in the system। तो हमारे वाले केस में जो ड्रम है, ड्रम ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ड्रम के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज ऑपोजिट, सही। बट जो आपका ब्रेक शू है, ब्रेक शू के ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगी बिकॉज दिस इज एन इंटरनल फोर्स। अगर आप ब्रेक शू की रोटेशन चेक करेंगे ना रिलेटिव टू द ड्रम, तो ब्रेक शू का जो ये सरफेस है इसका मोशन इससे ऑपोजिट होगा, इसकी सेंस ऑफ रोटेशन ऑपोजिट आएगी। अगर मैं ड्रम के रिस्पेक्ट से देखूंगा तो ब्रेक शू भी तो रिलेटिव रोटेशन कर रहा है ना, एक्चुअल जो एब्सोल्यूट रोटेशन हो रही है वो ड्रम की हो रही है। लेकिन अगर मैं ड्रम के ऊपर एक्सिस सिस्टम लगा दूं, तो आई अटैच एन एक्सिस सिस्टम हियर, तो ये एक्सिस सिस्टम तो साथ साथ रोटेट करने लगेगा। तो अगर मैं इस एक्सिस सिस्टम के रिस्पेक्ट से ब्रेक शू को देखूंगा तो ब्रेक शू विल हैव अ रोटेशन इन द ऑपोजिट सेंस, ठीक है। दिस इज जस्ट लाइक कि आप एक रोटेटिंग बॉडी के ऊपर खुद सेट हो जाएं एंड यू ऑब्जर्व द वर्ल्ड आउटसाइड, द वर्ल्ड सीम्स टू बी रोटेटिंग इन द ऑपोजिट सेंस एज यू, राइट। ये वाली बात हम कर रहे हैं कि दोनों सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, इट इज ऑपोजिट टू द रिलेटिव रोटेशन, ठीक है। ड्रम की रोटेशन जो थी दैट इज क्लॉकवाइज रिलेटिव टू द ब्लॉक, और तो उसकी फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इस रोटेशन के सेंस के ऑपोजिट है। जो आपके पास ब्रेक शू है इसकी रिलेटिव रोटेशन इज नाउ एंटी क्लॉकवाइज, तो इस पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रही है ये इस सेंस ऑफ रोटेशन के ऑपोजिट। इज दिस क्लियर? जी सर। ओके, नाउ तो होपफुली दिस पॉइंट इज क्लियर। तो ठीक है, आपका फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स जो दो फोर्सेस हैं इनके मोमेंट्स ऑपोजिट आ गए, ठीक है। ऑपोजिट आए मोमेंट तो वी हैव द केस ऑफ सेल्फ एनर्जाइजिंग शू, ठीक है। एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों, तो दिस इज अ केस ऑफ सेल्फ एनर्जाइजिंग। तो हमने हम लोग क्योंकि ब्रेक शू के ऊपर देखते हैं ना, इसलिए हम लोग फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये वाली बना रहे हैं। हम ड्रम के ऊपर फ्रिक्शन नहीं चेक करें, हम फ्रिक्शन चेक करें ब्रेक शू के ऊपर, हम अपने मोमेंट बैलेंस ब्रेक शू के ऊपर देख, सही है। इसीलिए हमने फ्रिक्शन की जो सेंस ये वाली बनाई है। अगर हम ड्रम के ऊपर देख रहे हो तो मैं ऑपोजिट बनाता है। तो एवरी पैरामीटर वी नीड इज देयर, हमें पी ए निकालना है, हमें टी निकालना है, राइट।
एफ हमें पता है, तो द फॉर्मूला दैट वी वांट टू यूज, अगली स्लाइड में आ जाएगा बट आई जस्ट वांट टू राइट दिस, हमने आइडेंटिफाई कर लिया सेल्फ एनर्जाइजिंग शू है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। एफ हमें पता है, एम एन और एम एफ हमें नहीं पता क्योंकि हमें पी ए नहीं पता, तो हम इन दोनों को एज अ फंक्शन ऑफ पी ए निकाल लेंगे और सिर्फ एक अननोन रह जाएगा सिस्टम के अंदर पी ए, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये तो हमने खैर बात कर ली है कि डी एन और फ्रिक्शन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, मूवमेंट जो है इनके। हमने अच्छा अब क्या करना है, हमने एम एन और एम एफ को निकालना है। हमें एम एफ के लिए सारी चीजें पता है, वी नो स्मॉल एफ, वी नो बी, वी नो आर, आर इज 6 गिवन है 6 इंचेस। ए भी हमने निकाल लिया, थीटा की लिमिट्स हमें पता है, थीटा 1 एंड थीटा 2 हमें पता है, थीटा ए हमें नहीं पता, तो थीटा ए क्या होगा। थीटा ए की हमने ये बात की थी कि थीटा ए के लिए व्हाट वी हैव इज द फंक्शन दैट वी यूज फॉर थीटा ए इज एक्चुअली अ साइन फंक्शन, ठीक है। तो साइन फंक्शन जो होता है दैट इज मैक्सिमम एट पाई बाय 2, और हमने प्रेशर का जो फंक्शन लिया था दैट वाज दिस फंक्शन है, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी मैक्सिमम एट पाई बाय 2, 90 डिग्रीज पे मैक्सिमम है। तो अगर आपका शू इतना बड़ा है कि योर थीटा 1 स्टार्ट्स हियर एंड थीटा 2 एंड्स हियर, अगर थीटा 2 मोर देन 90 डिग्रीज है देन योर मैक्सिमम इज अकरिंग एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। अगर 90 डिग्रीज आपके शू की ज्योमेट्री के अंदर आ रहा है then theta A is equals to 90 degrees या फिर pi by 2. This is the case when theta 2 is more than 90 degrees. But अगर theta 2 ये नहीं है, theta 2 आपका small है, theta 2 is less than 90 degrees. In this case, अभी आप rising वाले section में ही है, तो अगर आप थीटा 2 से आगे जाएंगे यू आर गोइंग टू हैव अ हायर प्रेशर बिकॉज द मैक्सिमम प्रेशर इज अकरिंग एट 90 डिग्रीज, ठीक। तो इन दिस केस आपके शू के ऊपर दिस योर शू इज ओनली दिस पार्ट हियर, इन योर शू द मैक्सिमम प्रेशर इज अकरिंग एट थीटा इक्वल्स टू थीटा 2। तो अगर आपके पास थीटा 2 लेस देन 90 डिग्रीज है देन थीटा ए इज इक्वल टू थीटा 2। तो ये दो कंडीशंस होती हैं जो हमें चेक करना है। अगर थीटा 2 मोर देन 90 डिग्रीज है तो थीटा ए इज 90। तो हमारे वाले केस में थीटा 2 वी कैलकुलेटेड इट एज 98 डिग्रीज, तो थीटा ए बिकम्स 90। सही है, वी नो एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर पी ए। पी ए को छोड़ के सब कुछ जो हमें पता है प्लग इन कर दीजिए, पूरी इंटीग्रेशन यू कैन गेट दिस थिंग डन डायरेक्टली कैलकुलेटर में सॉल्व हो जाता है। पी ए को छोड़ के वट एवर इज लेफ्ट पुट इट इन अ कैलकुलेटर, गेट इट डायरेक्टली, यू गेट एम एफ एज अ फंक्शन ऑफ पी ए। पी ए को छोड़ के बाकी सारी चीजें नंबर्स में, पूरी चीज कैलकुलेटर में सॉल्व हो जाएगी, ठीक। सेम थिंग वी नीड टू डू फॉर एम एन। सही, पी ए को छोड़ के एवरीथिंग एल्स इज नोन, सॉल्व इट। थीटा ए 90 डिग्रीज था तो हमारे पास साइन 90 बिकम्स 1, ये मैंने चीज रिपीट नहीं की थी बट थीटा ए 90 डला हुआ है, दैट इज व्हाई दिस इज 1। एम एफ और एम एन हमारे पास निकल के आ गए इन टर्म्स ऑफ पी ए। वी कैन राइट द मोमेंट बैलेंस, हमारे पास दिस थिंग वी यूजुअली राइट लाइक दिस, तो आप इसी फॉर्म में लिख दीजिए। सही है, एम एन और एम एफ हमें पी ए की फॉर्म में पता है, कैपिटल एफ हमें पता है, सी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द एक्चुएटिंग फोर्स फ्रॉम द पिन। पिन ये है, दिस इज द पिन, this is the actuating force, perpendicular distance is this distance here which is 8 plus 12 20, ठीक है। तो F is 90, C is 20, MN और MF as a function of PA डल गए, ठीक है। only one unknown is in this in the equation, that is PA, you can solve for PA, ठीक। पीए पता चल गया, दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का टी निकालना है। टी निकालने के लिए द फॉर्मूला इज डायरेक्टली देयर, इसमें तो इंटीग्रेशन भी नहीं करनी, टी का फॉर्मूला डायरेक्टली गिवन होता है। एवरीथिंग इज नोन नाउ, स्मॉल एफ इज नोन, कैप टी ए इज नोन, बी इज नोन, आर इज नोन, थीटा 1 थीटा 2 इज नोन, थीटा ए इज नोन, एवरीथिंग इज नोन इन द सिस्टम, यू जस्ट नीड टू प्लग एवरीथिंग इन एंड गेट द आंसर,
ठीक है, तो दिस इज बेसिकली इट, ये वाला न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लो, अदरवाइज आई कैन स्टार्ट अदर। भाई एक कैसे है ये बता दे बस। ए ऐसे आया, हमने कहा कि ए की दो कंडीशंस होती हैं, ए की दो कंडीशन होती है। एक ये होता है कि थीटा 2 मोर देन 90 हो, या फिर मोर देन या इक्वल टू 90 ले, 90 दोनों से ट्रू हो जाता है, या फिर थीटा 2 लेस देन 90। इस केस में अगर मोर देन 90 है तो थीटा ए बिकम्स 90, और अगर थीटा 2 लेस देन 90 है देन थीटा ए इज इक्वल टू थीटा 2। ये कंडीशन है। ये अभी मैंने पूरी व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन भी किया था ना सर नहीं मैं बोलो ए कैसा है ए 10 कैसा है। अच्छा अच्छा, डिस्टेंस ए की बात करो, सही Yes, sir. सर, मैं समझा समझ आ गया था। थीटा ए की बात कर। अच्छा, डिस्टेंस ए इज एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ द पिन, यहां तक का डिस्टेंस मुझे चाहिए फ्रॉम द सेंटर। तो मेरे पास, सॉरी इसको जरा सही से बनाते हैं, तो दिस इज समथिंग लाइक दिस, दिस इज 8, दिस इज 6, दिस इज ए। सेंटर ऑफ द ड्रम से लेके पिन तक का डिस्टेंस चाहिए, इस तरह निकाला है। ठीक है, ये 8 हमें पता है, ये 6 हमें पता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो लेट्स कंटिन्यू फॉरवर्ड, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी टाइप का सिस्टम है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बट इवन फ्रॉम द स्कीमेटिक यू शुड बी एबल टू टेल। तो इफ यू लुक एट द स्कीमेटिक हमें पता चल रहा है कि एक ड्रम है। कैन यू गाइस हियर मी? मेरा नेट शायद बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था। यस सर। ओके गुड। तो तो बेसिकली क्या हो रहा है हमारे केस में, हमारे इस वाले केस में व्हाट वी कैन आइडेंटिफाई इज कि हमारे पास इंटरनली एक्सपेंडिंग शूज है, बिकॉज द शूज आर इनसाइड द ड्रम। सही, क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है वैसे ही। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि देयर इज अ 400 mm डायमीटर ब्रेक ड्रम with 4 internally expanding shoes. There are 4 shoes in the system. 2 pins हैं A और B, हर पिन 2-2 शूज को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चारों पिन्स के ऊपर द फोर्स एक्टिंग ऑन द पिन्स इज द सेम। ठीक है, तो F इज द सेम फॉर ऑल 4 पिन्स। उसके बाद हमें विड्थ ऑफ द शूज पता है 75 mm, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता है, मैक्सिमम प्रेशर पता है। ठीक है, this question is very similar to the example that we did. The only difference is कि number of shoes इसमें बढ़ गए। सही, हमें एक्चुएटिंग फोर्स F निकालनी है, ब्रेकिंग कैपेसिटी निकालनी है। ब्रेकिंग कैपेसिटी ये होती है कि सारे शूज के टॉर्क्स का सम, द टोटल ब्रेकिंग टॉर्क इज नोन एज अ ब्रेकिंग कैपेसिटी। ठीक है, और हमें हिंज पिन के रिएक्शंस निकालने हैं। इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि नोटिंग दैट द रोटेशन में अकर इन ईदर डायरेक्शन, we'll talk about this when we discuss this part। ठीक है, तो हमें ये 3 पार्ट्स करने हैं। सारी चीजें, बहुत सारी डायमेंशन उन्होंने ऑलरेडी लिख के दे दी। फॉर एग्जांपल A is 150 mm, C is 165 mm, R is 200 mm, एक डिस्टेंस D जो है वो भी हमें बताया हुआ है 50 mm, B क्वेश्चन के अंदर रिटन था 75 mm, मैक्सिमम प्रेशर इज 1000 kilopascals एंड फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज 0.24। दिस इज व्हाट वी नो। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व करना है। इस सवाल के अंदर 4 डिफरेंट शूज हैं। हर शू को वी विल नीड टू असाइन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्सिस सिस्टम असाइन करना पड़ेगा। हर शू के लिए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो सेल्फ एनर्जाइजिंग है या नहीं है। ठीक है, सिंस ज्योमेट्री इज द सेम वी विल बी एबल टू जस्ट कैलकुलेट θ1 एंड θ2 वंस, और वो चारों के लिए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, बट हमें हर शू को ये चेक करना जरूरी है कि वो सेल्फ एनर्जाइजिंग है कि नहीं। तो उसके लिए मैंने किया ये कि मैंने इस क्वेश्चन में 4 डायग्राम्स बना दी एंड वी कैन देन लुक एट ईच ऑफ द शूज इन वन ऑफ द डायग्राम्स। ठीक है, बिफोर वी डू दैट लेट्स रीजॉइन। 2 मिनट बाकी हैं एक्चुअली, बट लेट अस रीजॉइन सो दैट वी डोंट नीड टू स्टॉप इन द मिडल ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको स्टॉप करके रीजॉइन करें एंड वी कैन कंटिन्यू ऑन फ्रॉम देयर। राइट,
तो कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड, हमें अब इस सवाल में क्या करना है, हमें चारों जो शूज है हमारे पास सबको एक्सेस सिस्टम असाइन करना है। लॉजिक वही है कि एक्स एक्सिस शुड पास थ्रू द पिन ऑफ द शू एंड द वाई एक्सिस विल बी ड्रॉन ऑन द साइड ऑफ द शू। तो बेसिकली इस केस में इट इज नॉट डिफिकल्ट बट वी डू नीड टू डू दिस थिंग इन ऑर्डर टू प्रोसीड। चार डिफरेंट शूज हैं, चारों मार्क किए हैं मैंने यहाँ पे, किस शू की बात हो रही है। तो फॉर एग्जाम्पल दिस टॉप राइट शू, इसकी पिन इज बी, तो द एक्स एक्सिस पासिस थ्रू बी एंड वाई एक्सिस इज ऑन द साइड ऑफ द शू। शू ऊपर की तरफ है तो वाई एक्सिस ऊपर की तरफ। इसी के साथ में एक और शू है, दिस वन, ठीक है, ये यहाँ पे ड्रॉन है, पिन सेम है, तो एक्स एक्सिस इज द सेम, एक्स एक्सिस पासिस थ्रू द पिन, बट सिंस द शू इज ऑन द लोअर साइड तो वाई एक्सिस नीचे की तरफ, ठीक है। इसी लॉजिक को यूज करते हैं हमने बाकी दोनों शूज के भी एक्सेस सिस्टम असाइन कर दिए, ठीक। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, हमने चारों शूज के एक्सेस सिस्टम असाइन करने थे, हमने कर दिए। उसके बाद वी नीड टू फाइंड आउट कि इनमें से कौन से शूज सेल्फ एनर्जाइजिंग है और कौन से शूज सेल्फ एनर्जाइजिंग नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन नहीं दी हुई, तो वी कैन एज्यूम अ डायरेक्शन बिकॉज दिस इज अ सिमेट्रिक सिस्टम। अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो ऐसा नहीं होगा कि मेरे नंबर ऑफ शूज जो कि सेल्फ एनर्जाइजिंग वो चेंज हो जाए, सिर्फ कौन सा शूज सेल्फ एनर्जाइजिंग है कौन सा नहीं है दैट इज गोइंग टू चेंज अगर मैं डायरेक्शन अपनी रोटेशन की चेंज कर दूं। तो दिस whenever you have a symmetric arrangement you don't need to worry about कि कौन सी रोटेशन लेनी है आपको। तो हम कोई एक सेंस ऑफ रोटेशन अज्यूम कर लेंगे, तो वी हैव अज्यूम्ड दैट द ड्रम इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज व्हिच इज ट्रू फॉर द केस जिसके हमने फॉर्मूला ड्राइव किए हैं। तो दिस इज इजी फॉर अस, ठीक है, सेम सेंस ले ली जिस तरह हमने अपने डेरिवेशन में किया था, क्लॉकवाइज सेंस ले ली ड्रम की। इस सेंस के लिए जो पहला शू है उसके ऊपर मैंने यहाँ पे नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर, ठीक है। अगेन फ्रिक्शन फोर्स शू के ऊपर शो कर रहे हैं, जब ब्रेक शू के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स शो कर रहे हैं ये ड्रम की रोटेशन की डायरेक्शन में शो हो रही है। ड्रम के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो ऑपोजिट होगी। नॉर्मल फोर्स इज जस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द शू, सही है। इस पिन के अबाउट अगर मैं इनके सेंस ऑफ रोटेशन को देखूं तो इफ आई लुक एट द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ एफ, एफ की सेंस ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, ठीक है ना। और अगर मैं नॉर्मल फोर्स की सेंस ऑफ रोटेशन देखूं तो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो दिस इज ऑपोजिट, ठीक है। ऑपोजिट वाले जो होते हैं दैट इज द केस ऑफ सेल्फ एनर्जाइजिंग। सेम काम आप चेक कर सकते हैं बाकी शूज के लिए भी। तो सब शूज के लिए देयर इज अ नॉर्मल फोर्स, देयर इज अ फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज इन द सेम सेंस ऑफ रोटेशन। अगर ड्रम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है इन द सेम सेंस ऑफ रोटेशन सबके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो गई। नॉर्मल फोर्स इज जस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और यू नीड टू लुक एट द 4 केसेस और सब में आइडेंटिफाई करना है कौन सा केस सेल्फ एनर्जाइजिंग है कौन सा केस सेल्फ एनर्जाइजिंग नहीं है। तो जो सेकंड केस है उस केस में द नॉर्मल फोर्स सेंस ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, द फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ ऑफ रोटेशन इज आल्सो क्लॉकवाइज, दोनों के सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज, सही। जो ये वाला केस है आपके पास तीसरा केस है, दिस वन हियर, दिस केस पिन इज ए, दिस इज द पिन, फ्रिक्शन फोर्स की सेंस ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, नॉर्मल फोर्स की सेंस ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज। चौथे केस में आ गए, चौथे केस में पिन इज स्टिल ए, दिस इज द पिन, नॉर्मल फोर्स की सेंस ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, फ्रिक्शन फोर्स की सेंस ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, ठीक है। तो व्हाट वी गेट इज 2 ऑफ द शूज इनके अंदर सेंस ऑफ रोटेशन ऑपोजिट है और 2 शूज हैं इनके अंदर सेंस ऑफ रोटेशन सेम है, सही है। तो ये चीज हमें पता चल गई, दिस इज गोइंग टू हेल्प अस इन द सॉल्यूशन। सिंस द ज्योमेट्री इज द सेम आपको चारों शूज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप 2 शूज को साथ सॉल्व करेंगे यानी कि 2 के रिजल्ट सेम आएंगे। जिनमें सेंस ऑफ रोटेशन ऑपोजिट है उनके रिजल्ट सेम आएंगे, जिनमें सेंस ऑफ रोटेशन सेम है उनके रिजल्ट सेम आएंगे, ठीक है। तो दिस वन एंड द फोर्थ वन, दीज 2 आर सेम एंड दिस लोअर right one and upper left one, these are same
तो इन दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे और इन दोनों के रिजल्ट सेम। ठीक है, तो हमें इस तरीके से सॉल्व करना। क्वेश्चन में लेट्स गो बैक एंड जस्ट रिव्यू द क्वेश्चन फॉर अ बिट। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमें मैक्सिमम प्रेशर पता है और एक्चुएटिंग फोर्स निकालनी है। हमने जो एग्जांपल की थी 16-2 उसके अंदर हमने ये चेक किया था कि जो शू सेल्फ एनर्जाइजिंग होते हैं उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर एग्जिस्ट करता है। तो द मैक्सिमम प्रेशर दैट इज गिवन टू अस दिस Px, दिस इज गोइंग टू एग्जिस्ट on the shoes which are self energizing. तो maximum pressure किधर किधर exist करेगा? Maximum pressure is going to exist on this top right shoe and the bottom left shoe. इन दोनों को आपने बार बार सॉल्व नहीं करना, आप एक दफा सॉल्व करेंगे वो सॉल्यूशन दोनों के ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो θ1 θ2 निकाल लेते हैं। θ1 θ2 कैसे निकलेंगे? एक्स एक्सिस से शू के स्टार्ट तक का डिस्टेंस इज गिवन एज 10 डिग्रीज। अगर मैं पहले शू के फॉर्म में देख लूं, बिकॉज द शूज ज्योमेट्री आर सेम, तो एक के ऊपर सॉल्व करेंगे वो चारों के ऊपर वैलिड होगा। θ1 is 10 degrees, θ2 is from the x-axis to the end of the shoe, which is basically ये 90 degrees है। उसमें से अगर मैं 15 degrees माइनस करा दूं तो आई एम गोइंग टू गेट दिस एंटायर एंगल। तो θ2 is 90 minus 15, 75 degrees. θA becomes 75 degrees since θ2 is less than 90. ठीक है, तो θ1 पता चल गया, θ2 पता चल गया, θA पता चल गया। एवरीथिंग एल्स वाज ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। ठीक है, हमने ये ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा शू सेल्फ एनर्जाइजिंग है, कौन सा शू सेल्फ एनर्जाइजिंग नहीं है। तो वी आर रेडी टू एक्चुअली स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन है एक्चुएटिंग फोर्स डिटरमिन करनी है। सेल्फ एनर्जाइजिंग वाले फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, तो मोमेंट का फॉर्मूला सेम रहता है, mf और mn निकाले, फॉर्मूले सेम है। प्रेशर इसमें P मैक्स सेंटर होगा, तो यू आर गोइंग टू हैव टू डू दिस। मैं यहाँ पे आंसर्स आपको शो कर दूंगा, प्लीज डू दिस एक्सरसाइज। ठीक है, PA इज द सेम 1000, BRA, θA, θ1, θ2, RA, एवरीथिंग इज नोन टू अस। MF और MN एग्जैक्टली निकल के आ जाएंगे बिकॉज प्रेशर भी हमें नोन था। तो वी नाउ नो MN and MF डायरेक्टली। फोर्स का फॉर्मूला है सेल्फ एनर्जाइजिंग के केस में MN माइनस MF अपॉन C। MN MF में पता थे, C हमें पता है, F निकल आएगा एक्चुएटिंग फोर्स वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम द सेल्फ एनर्जाइजिंग शू। तो ये फोर्स जो है ये चारों शूज के ऊपर एक्ट कर रही है। तो ऑल 4 शूज आर एक्सपीरियंसिंग द सेम फोर्स F। ये क्वेश्चन के अंदर स्टेटेड है, सही है ना। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो जब भी हमें सेम फोर्स गिवन हो और मैक्सिमम प्रेशर गिवन हो तो हम सॉल्यूशन करते हैं सेल्फ एनर्जाइजिंग शू की साइड से। दूसरा पार्ट जो है क्वेश्चन का वो ये है कि ब्रेकिंग कैपेसिटी निकालें। ब्रेकिंग कैपेसिटी इज द टोटल ब्रेकिंग टॉर्क। तो आपके पास 4 शूज है, चारों का टोटल ब्रेकिंग टॉर्क निकालना है आपको। ब्रेकिंग टॉर्क का फॉर्मूला सेम होता है T, सही है। ये हमें 2 दफा सॉल्व करना पड़ेगा, एक दफा सेल्फ एनर्जाइजिंग के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, एक दफा नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सेल्फ एनर्जाइजिंग का प्रेशर हमें पता है, इट इज द मैक्सिमम प्रेशर 1000 kPa। तो सेल्फ एनर्जाइजिंग के लिए तो दिस थिंग कैन बी डायरेक्टली सॉल्व। F पता है, PA पता है, BR, θA, θ1, θ2, everything is known. For the case of self-energizing shoes, T can be found out. ठीक है, but for the case of the other 2 shoes जिनमें self-energizing नहीं हो रही, उस केस में PA हमें नहीं पता। ठीक है, ये काम हमने 16-2 एग्जाम्पल में भी किया था। तो हमने किया क्या था कि हमने नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग शूज के लिए PA पहले कैलकुलेट किया था। तो जो दूसरे वाले शूज होते हैं उनका जो फोर्स का फॉर्मूला होता है प्लस साइन के साथ। अब हमें फोर्स पता है, हमें MN और MF नहीं पता। तो जिस तरीके से हमने पिछले प्रॉब्लम में 16-5 के अंदर MN और MF को PA की फॉर्म में लिखा था और फिर नोन फोर्स से PA निकाला था, यू विल नीड टू रीडू दिस। तो मैं इस पूरे सवाल को पूरा सॉल्व नहीं करके दिखा रहा, आई एम गिविंग यू द आंसर्स, यू नीड टू चेक दिस। सही है, तरीकेकार यही है। राइट MN एंड MF एज अ फंक्शन ऑफ PA। कैपिटल F पता है, C पता है, ओनली अननोन इन दिस इक्वेशन इज PA। यू कैन फाइंड PA। वंस यू फाइंड PA, आप
टी का फॉर्मूला नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग शूज के ऊपर भी लगा सकते हैं एंड यू कैन कैलकुलेट टी फॉर द रिमेनिंग 2 शूज। 2 शूज के लिए जो सेल्फ एनर्जाइजिंग वाले शूज हैं आपके, इनके लिए तो आपको सब कुछ पहले ही पता था, आप टी निकाल सकते हैं। और बाकी दोनों शूज जो थे इनके लिए हमने पहले पीए कैलकुलेट करना है, उसके बाद फिर हमने टी कैलकुलेट करना, सही। तो आपके पास 4 शूज हैं। ब्रेकिंग कैपेसिटी इज द सम ऑफ द ब्रेकिंग टॉर्क ऑफ ऑल द शूज, सही है। यू हैव टू रिमेंबर कि हर तरह के 2 शूज हैं, सेल्फ एनर्जाइजिंग के 2 हैं और नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग के 2 हैं। तो जो टोटल ब्रेकिंग टॉर्क आएगा दैट इज 2 times T of the self energizing shoes plus 2 times the T of the non self energizing shoes, सही है। 2 है ना दोनों तरह के, तो टोटल ब्रेकिंग कैपेसिटी कम्स आउट टू बी 1750 न्यूटन मीटर्स। इस चीज में कोई मसला है किसी को कि कैसे कर रहे हैं हम सॉल्व? ओके, तो लेट्स जस्ट क्विकली सी कि इसका फाइनल पार्ट है वो कैसे होगा एंड देन वी आर डन फॉर दिस लेक्चर। तीसरा पार्ट ये है कि हमें हिंज पिन रिएक्शंस निकालने हैं। हिंज पिन रिएक्शंस जो होते हैं इसका देयर आर 2 डिफरेंट फॉर्मूलास। एक ये होता है कि सेल्फ एनर्जाइजिंग शू पे क्या फॉर्मूला होंगे और नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग शू पे क्या फॉर्मूला, सही है। आपके पास एक पिन के ऊपर सेल्फ एनर्जाइजिंग शू भी है, नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग शू भी, ठीक है। तो जो हमने अभी सेंस ऑफ रोटेशन निकाली थी उसमें दिस शू नंबर 1 इज सेल्फ एनर्जाइजिंग और 2 इज नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग, ठीक है ना। आपको टोटल रिएक्शन निकालना है ऑन दिस पिन। यू हैव टू रिमेंबर कि इस पिन के ऊपर दोनों शूज लगे हैं, तो हमें दोनों शूज के रिएक्शंस निकाल के उनको ऐड कराना पड़ेगा। तो आपके पास अगर शू 1 का रिएक्शन R1 है और शू 2 का रिएक्शन R2 है, वी हैव टू ऐड द 2 टुगेदर टू गेट द टोटल रिएक्शन ऑन द पिन, ठीक है। तो ये काम करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अब कंप्लीट इंफॉर्मेशन है अपने क्वेश्चन के बारे में। तो वी नो पीए फॉर द सेल्फ एनर्जाइजिंग शू, वी नो पीए फॉर द नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग शूज। ए और बी आर इंटीग्रल्स जो कि दोनों में रिपीट हो रहे होते हैं, तो यू कैन जस्ट सॉल्व दिस इंटीग्रल वंस और इसको प्लग इन कर सकते हैं। सॉल्व कीजिए इसको, गेट आर एक्स एंड आर वाई फॉर द 2 शूज, ठीक है। दोनों शूज के आर एक्स और आर वाई निकाल लीजिए, सेल्फ एनर्जाइजिंग और नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग, ठीक। Once you get this, you need to add them together. अब एक फाइनल पॉइंट है जिसको हमें थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा। वो फाइनल पॉइंट ये है कि you need to understand कि हर शू के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो उसके अपने एक्सिस सिस्टम में आ रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल फॉर शू नंबर 1 द एक्सिस सिस्टम दैट वी हैव इज दिस x एंड द अपर y, दिस इज फॉर शू 1। और शू 2 के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं x is the same but y axis is opposite। तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये सेम एक्सिस सिस्टम में नहीं है, ये डिफरेंट एक्सिस सिस्टम्स में। तो इन ऑर्डर टू ऐड द 2 रिएक्शंस टुगेदर वी हैव टू रिप्रेजेंट देम इन द सेम एक्सिस सिस्टम। अगर आप सेम एक्सिस सिस्टम में नहीं रिप्रेजेंट करेंगे तो आप वेक्टर एडिशन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कंपोनेंट्स ऐड कराने हैं ना। तो फॉर एग्जांपल R1y is positive, R2y is also positive. Does this mean the total RY is 9.88 plus 4.03? No, because y-axis for self-energizing shoe is upward positive और दूसरे वाले shoe के लिए y-axis is downward positive. तो you can't add them together. Add करने के लिए you have to ensure कि आप दोनों को same axis system में consider करें। और इस सवाल में that is not going to be difficult because y-axis सिर्फ डायरेक्शन चेंज होनी है। अगर मैं R2y को ऊपर वाले y एक्सिस में लिखने की कोशिश करूंगा, दिस विल जस्ट चेंज टू -4.0। दैट इज द ओनली डिफरेंस दैट इज गोइंग टू हैपन। तो अगर आपने इनका टोटल रिएक्शन निकालना है तो आप y एक्सिस को सेम एक्सिस सिस्टम में लिख लिए, फिर x कंपोनेंट्स ऐड कराइए, y कंपोनेंट्स ऐड कराइए और ओवरऑल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर -0.658, -0.413। कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज एक्स एक्सिस दोनों का सेम है, डायरेक्टली ऐड हो गए, आपके पास एक्स कंपोनेंट आ गया। वाई कंपोनेंट में मैं ऊपर वाला वाई एक्सिस ले रहा हूं जिसमें मैं फाइनल रिजल्ट निकालना चाह रहा हूं, तो R1y रिमेन्स द सेम, R2y बिकम्स -4.03, ठीक है।
ऐड किया 5.85 आ गया, x एक्सिस पता है, y एक्सिस पर x कंपोनेंट y कंपोनेंट पता है, टोटल रिएक्शन इज द पाइथागोरियन सम ऑफ द टू, आपने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट कर दिया, आपके पास टोटल रिएक्शन आ गया। सही है। क्वेश्चन के अंदर एक चीज स्टेटेड थी कि आपके पास जो भी डायरेक्शन अगर रोटेशन की चेंज हो जाए, इन ईदर केस वी नीड टू एस्टिमेट द हिंज पिन रिएक्शन। अगर मेरी सेंस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगी तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अभी जो मैंने सेंस ऑफ रोटेशन अज्यूम की हुई है, मैंने सेंस ऑफ रोटेशन क्या अज्यूम की हुई है? मैंने सेंस ऑफ रोटेशन ये वाली अज्यूम की। इस सेंस में मेरे पास शू 1 सेल्फ एनर्जाइजिंग है, शू 2 नहीं है। अगर मैं अपनी सेंस ऑफ रोटेशन चेंज कर दूंगा तो शू 2 सेल्फ एनर्जाइजिंग हो जाएगा और शू 1 नहीं होगा। ठीक है, दैट्स इज द डिफरेंस दैट इज गोइंग टू हैपन। मेरे पास जो सेल्फ एनर्जाइजिंग शू है दैट इज गोइंग टू चेंज, बट पिन के ऊपर उस कंडीशन में भी एक शू सेल्फ एनर्जाइजिंग होगा और एक नहीं होगा। ठीक है, यू कैन चेक दिस इफ यू वांट, बट दैट इज गोइंग टू हैपन। तो जो टोटल रिएक्शन है दैट इज स्टिल गोइंग टू रिमेन द सेम, बिकॉज अभी भी एक सेल्फ एनर्जाइजिंग शू है, एक नहीं है। रोटेशन चेंज करके भी एक शू सेल्फ एनर्जाइजिंग होगा, एक नहीं होगा। तो इवन इफ यू रिवर्स द डायरेक्शन यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिएक्शन। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस डज नॉट रियली अफेक्ट यू बिकॉज यू हैव अ सिमेट्रिक शू। तो आपके पास एक पिन के ऊपर दोनों तरह के शू अटैच हो रहे हैं, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। ठीक है, आपके पास सेम रिजल्ट है। तो वी आर एक्चुअली डन विद द न्यूमेरिकल। अटेंडेंस सब लोगों ने नहीं लिखी तो प्लीज अटेंडेंस आप लोग लिख दीजिए, और ये कीजिए कि कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले क्विकली प्लीज। सर ये एफएक्स एंगल 10 होगा ना उसका? एफ एक्स से एंगल आपको निकालना पड़ेगा बेटा। देखो एफ एक्स निकलता कैसे है, आपको एक्स और वाई एक्सिस पता है, ठीक है। आपने एक्स और वाई एक्सिस के अंदर आपने एफ की फोर्स लिखनी है। तो इफ यू लुक एट दिस प्रॉब्लम, तो आपका एफ में वाई कंपोनेंट क्या होगा? अगर एक्स और वाई एक्सिस आपको पता है तो what will be the y component of f? मार्क सर साइन होगा। नहीं f sin 50। नहीं 15 क्यों? f is horizontal। सर f is horizontal। f 10 sin 10 होगा। f is horizontal, the force is horizontal, there is no y component। ठीक है, ठीक है ना? ओके सही समझ। there is no y component in this case। ठीक हो गया? ठीक है, अटेंडेंस प्लीज लिख दीजिए। सबने अटेंडेंस नहीं लिखी। आई स्टिल ओनली हैव लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 अटेंडेंस। ठीक है, तो 8 मेरा उसका एवरीवन का बटन जो था मैं प्राइवेट में भेज दिया, मतलब कि ओके। एवरीवन का ऑप्शन इनेबल नहीं है क्या? पता नहीं सर, मेरा आ नहीं रहा कैसे मैंने। अच्छा हाँ, सिर्फ होस्ट ओनली हुआ है। ठीक है, अब मैं पब्लिक कर देता हूँ, वो बाय डिफॉल्ट शेयर हुआ है, मैंने तो इसको शुरू में छेड़ा ही नहीं। ठीक है, तो एनीवेज अब पब्लिक हो गया। अगर किसी से पहले नहीं लिखा जा रहा था तो प्राइवेट वाले मैसेजेस भी मेरे पास आ रहे होते, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आई हैव। तो इफ यू हैव एनीथिंग टू राइट, अभी किसी ने नहीं लिखी तो प्लीज लिख दो, अदरवाइज यू आर फ्री टू लीव। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो यू आर फ्री टू लीव। हम लोग अगला वीक स्पेंड करेंगे इसके ऊपर एंड देन वी आर गोइंग टू स्टॉप। हमारे पास हालांकि 2 हफ्ते बाकी है, बट वी आर गोइंग टू स्टॉप अवर लेक्चर्स। जो कि नए कंटेंट है वो हम अगले हफ्ते के एंड पे स्टॉप कर देंगे। एक क्विज हमने और लेना है, क्विज नंबर 3, ताकि आप लोगों की पर क्विज की वेटेज थोड़ी कम हो जाए, ताकि लोगों को थोड़ा इंप्रूव करने का मौका मिले। ठीक है, एक क्विज हम इस टॉपिक में से ले लेंगे, दैट वी आर गोइंग टू डू इन द लास्ट वीक, और दैट्स बेसिकली इट। ठीक है, तो हमने इसी में से बेसिकली एक टाइप का हमारे पास एक टाइप कवर करने का और टाइम है, तो हम कोई सी एक टाइप कवर कर लेंगे शूज और क्लचेस की, उसका न्यूमेरिकल देख लेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू स्टॉप। तो फाइनल वीक जो होगा उसके अंदर इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरीज, तो एक लेक्चर में हम क्विज अरेंज कर लेंगे, एक लेक्चर में अगर कोई जनरल क्वेरीज वगैरह होंगी वो कर लेंगे। चैप्टर 9 की क्वेरीज बहुत है। ठीक है, तो वी कैन स्पेंड टाइम ऑन दैट। ठीक है,
तो अगर अलग से कोई क्वेरी है तो मुझसे अलग से बात कर लो, वी कैन स्पेंड सम टाइम, वरना एक जो लेक्चर होगा उसमें हम जो क्वेरीज होंगी उसको देख लेंगे, ठीक है। बट यू कैन टॉक टू मी सेपरेटली एज वेल, अगर बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो अलग से बात कर सकते हो, तो मसला नहीं, ठीक है। तो अटेंडेंस अगर सबने लिख दिया तो लेट्स एंड द शेयर, एंड इंशाल्लाह मंडे को कंटिन्यू करेंगे इस चीज। अस्सलाम वालेकुम।